बेरोजगारी का जो असली कारण है वो भारतीय जनता पार्टी है। कहा कि हम 1 महीने के अंदर अंदर जो है वो रिजल्ट निकाल देंगे। 1 साल बीत गया, रिजल्ट अभी तक नहीं निकले सबके। 4 साल में कौन सी जादू की छड़ी है जो गिली गिली करते 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 घुमा करके वो कह देंगे कि हिमाचल जो है, हिमाचल पूरे देश का समृद्धशाली राज्य बनेगा। 633 करोड़ से क्या होगा, 12,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। कांग्रेस के नेता पटवारी को धमका करके कह रहे हैं कि इसकी रिपोर्ट बनाओ। पटवारी सस्पेंड हो गया वहां पर जाकर के। केंद्र ने नहीं दिया, केंद्र ने नहीं किया, ये उचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश के नेता है उनकी मोदी जी नहीं सुनते हैं, हमारी तब सुन लेते हैं। 2 क्रशर बंद किए थे, उसके बाद फिर खोल दिए, वो कैसे? भाजपा ने करोड़ों रुपए खर्च करके इन्वेस्टर मीट करवाई थी, उसमें हिमाचल प्रदेश की जो प्राकृतिक संपदा है उसको बेचा गया। कि ये कैसी इन्वेस्टर मीट हुई जहां कुछ भी रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं। मुख्यमंत्री की विजिट के बावजूद भाजपा की वजह से भाजपा ये कर रही है, वो कर, हम कुछ नहीं कर रहे हैं भाई। जो कुछ भी कर रहे हैं तो आपके अंदर हो रहा होगा कुछ, मुझे मालूम नहीं, उसको हम रोकना भी नहीं चाहेंगे और रोकने की जरूरत भी नहीं है। मंत्री दुखी है, विधायक दुखी है, कांग्रेस पार्टी के लोग दुखी है कि मैंने तो 3 मंत्री पद खाली छोड़े हुए। भारतीय जनता पार्टी में दम है तो मिशन लोटस करके दिखाए। मिशन लोटस की हमने जब जिक्र ही नहीं किया, बात ही नहीं की, वो क्यों डरे हुए हैं? नमस्कार, लाइव टाइम स्ट्रीम में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज ठाकुर। इस समय हम धर्मशाला में मौजूद है जहां पर शीतकालीन सत्र चला हुआ है। हिमाचल प्रदेश सरकार को फॉर्म हुए 1 साल हो चुका है और पूरे 1 साल भर में क्या कुछ हुआ, क्या पूरी चीजें रही, कहां कमियां रही और क्या क्या चीजें यहां पर हमें देखने को मिली, इन सभी विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे बीच में पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी मौजूद है। सर, लाइव टाइम स्ट्रीम में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। सर, बहुत सी बातें जहन में हैं, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे जो सरकार का 1 साल का कार्यकाल रहा है उस पर, क्योंकि 1 साला जश्न भी यहीं धर्मशाला में उन्होंने मनाया और क्या क्या उनकी उपलब्धियां रही उसके बारे में जिक्र उन्होंने किया। आप नेता प्रतिपक्ष और साथ ही में पूर्व मुख्यमंत्री रहने के नाते इस 1 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? जो 1 साल का कार्यकाल हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का रहा है, मैं समझता हूं कि ये अभी तक का सबसे निराशाजनक कार्यकाल रहा है जी, जिसमें उपलब्धियों के नाम पर एक भी चीज गिनाने लायक नहीं। जब काम ही नहीं हो तो उपलब्धि कहां से होगी? बात तो ये भी है जी। और उसके बावजूद हम इस बात को लेकर के हैरान हैं, जब उपलब्धि एक भी नहीं है उसके बावजूद भी जश्न मनाने की बात हुई। हालांकि कांग्रेस की ही अपनी पार्टी में इस बात को लेकर के एक मत नहीं था। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि नहीं करना चाहिए, इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि उपलब्धि के नाम पर बोलेंगे क्या। एक भी योजना जमीनी स्तर पर आज की तारीख में हिमाचल प्रदेश में जो है वो कांग्रेस के पास ऐसी नहीं है जिसको गिना सके, जिसका इंपैक्ट हो, जिसका असर हो, जिससे लोग लाभान्वित हुए हो। और दूसरी बात, ये प्रश्न भी पैदा खड़ा होता है कि हिमाचल प्रदेश बहुत बड़ी त्रासदी के दौर में से गुजरा है, जहां 500 से ज्यादा लोगों की जिंदगी चले गई बरसात में, जहां जिस हिमाचल प्रदेश में एक भी आदमी घर के बिना नहीं होता था, आज हजारों की संख्या में उस त्रासदी की वजह से लोग बेघर हुए पड़े हैं। उसके बावजूद भी हम जश्न मना रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से झूठ बोल करके कांग्रेस पार्टी ने सत्ता हासिल की, गारंटियां दे करके, उनमें से एक भी गारंटी अभी तक लागू नहीं हुई, उसके बावजूद भी हम जश्न मना रहे हैं। 1 साल का कार्यकाल बीतने के बाद फिर झूठ बोल करके कि राहुल गांधी इस कार्यक्रम में आने वाले हैं, प्रियंका गांधी इसमें आने वाले हैं। दोनों नेता आए नहीं। प्रियंका गांधी हिमाचल में थी, शिमला थी, वो धूप सेकती रही, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ आने से उन्हें किनारा किया क्योंकि उनको मालूम था कि उपलब्धि के नाम पर है ही कुछ नहीं। हम बोलेंगे तो बोलेंगे क्या, गारंटियां जो बोली हैं वो लागू नहीं हो पाई, पूरा नहीं कर पाए और उसके साथ उपलब्धि के नाम पर हिमाचल प्रदेश में ये जो 1 साल बीता ये जश्न के लायक नहीं, इसलिए किनारा किया उन्होंने। और इसलिए आपने देखा होगा कि जश्न मनाने के लिए लोगों को बुलाया गया, लोग लाए गए गाड़ी में भर भर करके
और गाड़ी में भर भर के लाने के पश्चात उनको फिर निराश होकर के जाना पड़ा, क्योंकि जब राहुल गांधी प्रियंका गांधी के नाम पर आने की बात कही तो वो तो आई नहीं। और दूसरी बात, जब मुख्यमंत्री जी भाषण देने चले तो उस वक्त जो है 75% पंडाल जो है वो खाली था। मैंने लाइव देखा है, वो खुद देखा है, खाली खाली वहां पर मैदान में इस तरह की स्थिति थी। तो निराशा का माहौल है और नाराजगी का माहौल है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की बात करें, कांग्रेस के नेताओं की बात करें, चाहे वो हिमाचल प्रदेश की जनता की बात करें। यहाँ पर सरकार का कहना है और अपना सुखविंदर सिंह सुक्खू जी उनका भी ये कहना है कि हमने सुखाश्रय योजना लाई, 7-7 लाख रुपए हमने जो है वो जिनके घर बह गए हैं, पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं, वो दिए हैं, लेकिन भाजपा को वो दिखता ही नहीं। नहीं, देखिए एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, हिमाचल प्रदेश में लगभग 1,500 संस्थान बंद कर दिए। क्या इसको उपलब्धि माना जाए? वो तो इसको भी उपलब्धि मानते हैं। और पिछले कल ही प्रश्न लगा था कि जो आईपीएस के जो डिवीजन बंद किए गए थे, उसमें जो डिवीजन उनके विधानसभा क्षेत्र में खोला गया था वो बंद कर दिया था, फिर बाद में खोल दिया गया। और 1-2 जगह विधानसभा क्षेत्र, स्पीकर साहब के विधानसभा क्षेत्र में और इसके साथ साथ में पच्छाद विधानसभा क्षेत्र में, राजगढ़ में बंद किए गए थे, खोल दिए गए। हमने कहा कि जब खोलने ही थे तो बंद क्यों किए गए? इसका कोई जवाब नहीं, उनके पास कोई जवाब नहीं है। यानी कि पहली बार हमने इस बात को देखा कि बिना सोचे समझे निर्णय करने की एक जो है वो एक जुनून सवार है कि एक आदेश कर दिया, मैं मुख्यमंत्री हूं, पालन करो। इस तरह से नहीं चलती है। इसे आप क्या हिटलरशाही काइंड ऑफ, मैं इसको कहूंगा एक तरह की तानाशाही जैसी प्रवृत्ति है। आदमी की अपनी अपनी सोच होती है और अधिकारी भी हैरान है, कहते हैं कि ये करना है, अधिकारी कहते हैं कि ये करने लायक नहीं है ये काम, लेकिन मैं कह रहा हूं करना है, उल्टा सीधा जो भी करिए लेकिन करिए। लेकिन बात कहने की ये है कि हिमाचल प्रदेश में जो एक अलग तरह का एक सारा 1 साल के कार्यकाल में जो देखने को मिला, अधिकारी इस बात को लेकर के हैरान परेशान है कि निर्णय करने का कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। डिस्कशन करते हैं और डिस्कशन करने के बाद जो सुझाव देते हैं उसके विपरीत निर्णय करने की दिशा में मुख्यमंत्री बोल देते हैं। और इस तरह से क्योस अब लोगों ने कह दिया कि हमने तो सुझाव देना छोड़ दिया। मंत्री लोग ये कहते हैं कि हमको फरमान मालूम पड़ता है कि ये हो गया। जब हम पूछते हैं कि कैबिनेट पे हम हैं, लेकिन हमारे तो चर्चा ही नहीं हुई। फिर मालूम होता होगा कि भाई चर्चा हमसे नहीं हुई, लेकिन अपने मित्रों से चर्चा हुई, जो अब उनके खासतौर से जिसकी चर्चा है, जो एडवाइजर के रूप में रखे हुए, वो इस प्रदेश को चला रहे हैं। तो इस प्रकार का एक क्योस जैसे हिमाचल प्रदेश में जो बना हुआ है पिछले 1 साल से, जिसके कारण कोई आदमी समझ नहीं पा रहा है कि निर्णय होना क्या है, सरकार को चलना किस तरह से है। और जो भी निर्णय अभी तक इन्होंने लिए हैं, उन निर्णय में जमीनी हकीकत है। सुखाश्रय की अगर बात कहते हैं, मैं मानवीय दृष्टिकोण से अच्छा है, लेकिन सुखाश्रय की अगर आप डिटेल अगर देखेंगे, वही उसमें चीजें हैं जो केंद्र सरकार जो है ऐसे अनाथ बच्चों के लिए, बेसहारा बच्चों के लिए केंद्र की एक नहीं अनेक योजनाओं को लागू कर चुके हैं। उन योजनाओं के माध्यम से उनको मदद करने के रास्ते निकाले गए हैं। उसमें नया कोई ऐसा चीज की हो, लेकिन अपने नाम से योजना शुरू की है, इतना जरूर है। उन्हें इसी बात को लेकर के संतोष है कि मैंने एक योजना 1 साल में लागू की और वो भी अपने नाम के साथ जोड़ी। हिमाचल प्रदेश में आज से पहले किसी मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकाल में किसी योजना को अपने नाम के साथ से नहीं जोड़ा। और उनको इसी बात, व्यवस्था परिवर्तन, ये व्यवस्था परिवर्तन की बातें कहते हैं, वही व्यवस्था परिवर्तन है कि नई चीज को इस तरह से करने की कोशिश कर रहे हैं। अन्यथा हिमाचल प्रदेश में आज तक एक भी योजना जमीनी हकीकत पे खड़ी नहीं हो पाई। हमने 30 योजनाएं पहले बजट में दी थी, 1 साल बीतने के बाद वो 30 योजनाओं के लाभार्थी यहाँ पर पहुंचे थे, उन योजनाओं के लाभार्थी पहुंचे थे, उन योजनाओं का इम्पैक्ट। तो आज हिमाचल विजनलेस गवर्नमेंट जिसको बोल सकते हैं, कोई सोच नहीं, कोई दृष्टि नहीं, कहाँ जाना है। कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में हम 4 साल में हिमाचल जो है
देश का समृद्ध, सबसे समृद्ध राज्य। अरे वो बोलिए जो थोड़ी किसी के दिल में, दिमाग में बात जो है आएगी, एक साधारण समझने वाला व्यक्ति। कल स्टेटमेंट में देख रहा था, मुख्यमंत्री पे बोल रहे थे कि हमारे पास 23 करोड़ रुपए बचे हैं कुल खजाने में, और 4 साल में कौन सी जादू की छड़ी है जो गिली गिली करते 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 घुमा करके वो कह देंगे कि हिमाचल जो है, हिमाचल पूरे देश का समृद्धशाली राज्य बनेगा। क्या बताओ तो सही। आपने वाटर सेस लगाया, वो फंस गया है, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं, इम्पैक्ट लेस है, और उसके कारण हाइड्रो सेक्टर तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, खत्म हो गया। आपने जो टैक्सीज लगाने की हिमाचल प्रदेश में जो हिमायत की जो कोशिश की, उसका इम्पैक्ट नहीं है। आपने ये कहा कि भी हिमाचल प्रदेश में एक्साइज में हमने बहुत बड़ी इंक्रीज की, वो लोग जाकर के हाई कोर्ट में चले गए हुए हैं, लोग जो जाकर के इनको मिल करके ताला चाबी दे करके इनके पास ही छोड़ रहे हैं कि आप ही चलाओ मेहरबानी करके, हम नहीं चला सकते हैं, हमारे बस की है नहीं। यानी कि ये स्थिति हिमाचल प्रदेश में आज से पहले कभी देखने को नहीं मिली। वाटर सेस पर तो सरकार सर भारतीय जनता पार्टी को ही घेरती हुई नजर आ रही है कि कुछ जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पर ठीक है, और हिमाचल प्रदेश में अगर हम इसे कर रहे हैं तो फिर अड़ंगा अड़ाने की कोशिश की जा रही है। केंद्र सरकार को क्यों क्यों घेरती फिर? ऐसा होता ना, कभी कोई आदमी ऐसा, जब कोई बच्चा ऐसा होता है वो बहाना ढूंढता है। जो क्लास में ऐसा बच्चा होता है जो नालायक होता है, जो वो हमेशा एक्सक्यूज ढूंढता है, बहाना ढूंढता है, बहाने ढूंढ रहे हैं। और ये बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि सारी चीजें अगर वाटर सेस से रिलेटेड या दूसरी चीजों से रिलेटेड अगर केंद्र सरकार को निर्णय करती, वो हिमाचल के संदर्भ में निर्णय करती, पूरे देश के संदर्भ में निर्णय करती है। जो चिट्ठियां जिनका जिक्र करते हैं हिमाचल प्रदेश को, वही चिट्ठी उत्तराखंड को गई है, वही चिट्ठी आपके जम्मू कश्मीर गई है, दूसरे राज्यों को गई है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, जो पीएसयू की जिक्र करते हैं कि वो जैसे एसजेवीएनएल है, एनटीपीसी है, एनएचपीसी है, वो कोर्ट में चले गए, जिनको प्रोजेक्ट्स दिए गए थे, जो एमओयू साइन होकर के, एग्रीमेंट होकर के जिनको प्रोजेक्ट अलॉट कर दिए गए, और उसके बाद सरकार बदलने के बाद आप उनको रिव्यू करने के लिए और उनको रद्द करने के लिए उनको कह रहे हैं सारी चीजों को चेंज करके, उनका अधिकार है। आप कोर्ट में अपना पक्ष रखिए, और कोर्ट में अपना पक्ष रखने के बाद फिर उसके बाद अगर आप जीत करके आते हैं तो ठीक है, लेकिन किसी को कोर्ट में जाने से कैसे रोक पाएंगे आप? तो ऐसे एक तुके जिनको कह सकते हैं कि तर्कहीन प्रश्न ऐसे खड़ा करते हैं जिसका कोई मतलब नहीं बनता। सदन की अगर हम बात करें तो पहले ही दिन से भाजपा एक स्ट्रेटजी के साथ आई। सबसे पहले जो है वो एक कॉस्ट्यूम पहन के आए 10 गारंटियों की, उसके बाद गोबर लेकर के आप सदन में पहुंचे, फिर दूध लेकर के सदन में पहुंचे, आज बेरोजगारी का एक जो कॉस्ट्यूम है वो लेकर के पहुंचे। लेकिन इस पर सरकार का ये कहना है सर कि बेरोजगारी का जो असली कारण है वो भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि पूर्व सरकार के समय में जो है वो बड़े बड़े स्कैम्स हुए, बड़े बड़े फ्रॉड्स हुए, पेपर बिके और सारी ये चीज़ें रही है, जिसका भुगतान अब यहाँ पर प्रेजेंटली जो बेरोजगार युवा है उनको करना पड़ रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? 1 साल होने को आया है या 2 ही साल समझ लीजिए, अभी तक कोई भी भर्ती बड़े लेवल पर रिक्रूटमेंट नहीं हो पाई। वही हम कह रहे हैं। देखिए, पेपर लीक हुए, और पेपर लीक होने की वजह से जो बहाना ये बना रहे हैं, मैंने कहा ना, ये बहाना ढूंढते हैं हमेशा। अरे उनके खिलाफ कार्रवाई करो, कार्रवाई करके किनारे करो, लेकिन बेरोजगार को क्या कसूर है उसमें? उनकी भर्ती जारी करो। कहा कि हम 1 महीने के अंदर अंदर जो है वो रिजल्ट निकाल देंगे। 1 साल बीत गया, रिजल्ट अभी तक नहीं निकले सबके। कहा कि हम 1 महीने के बाद 3 महीने के अंदर हम दूसरा मैकेनिज्म खड़ा कर देंगे हिमाचल प्रदेश में भर्ती की प्रक्रिया करने के। 1 साल बीत गया और उसके बावजूद अभी मैकेनिज्म खड़ा नहीं किया। अभी हमने दूसरा जो सिलेक्शन कमीशन जो खड़ा करने की बात कही है, तो अभी तक वो जमीनी हकीकत है कि अभी तक उसमें कुछ हुआ नहीं, सिर्फ नोटिफिकेशन के सिवाय और कुछ उसमें और आगे की चीजें बढ़ी नहीं। भर्ती की प्रक्रिया तो बाद की बात है। सबसे बड़ी बात है कि वर्तमान सरकार की में काम करने की ना तो योग्यता है, ना क्षमता है, ना ही सोच है।
और ये बार बार कहना, उनको ये नहीं मालूम है कि दूसरे दूसरे राज्यों में पेपर लीक हुए, और सबसे ज्यादा इनकी ही स्टेट में जो राजस्थान में 19 पेपर लीक हुए, वहां पर 19 पेपर लीक हुए। मैं उसको उसको कंपैरिजन नहीं करता हूं, लेकिन मैं इतना कहता हूं, हिमाचल प्रदेश में मुझे बताइए कि पेपर लीक में वॉल्यूम जो है कितने लोग इन्वॉल्व थे? क्या एक साल के अंदर वो पकड़े नहीं गए सारे? क्या एक साल के अंदर उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम करके जो है भर्ती की प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकती है? पुलिस भर्ती में पेपर लीक हुआ, पेपर लीक होने के बाद हमने उसी शेड्यूल के अंतर्गत नोटिफिकेशन जारी की, एफआईआर करने के बाद उनको पकड़ने का काम अलग अलग से लगाया, जेल के सलाखों के पीछे भेजे, और निर्धारित शेड्यूल के मुताबिक पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया पूरी की। मतलब आप ये कह रहे हैं कि घुमाया जा सकता, घुमाया जा रहा कुछ नहीं, नल जिसको कह सकता हूं, शब्द उचित नहीं है, लेकिन वर्तमान सरकार की नाकामी है, ये बहुत बड़ी नाकामी, कि कोई काम कर ही नहीं पाते, टालते टालते आगे आगे चलते, और एक साल बीत गया, और बेरोजगार जो अब उम्रदराज हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन में हैं, और इसलिए आज हमने प्रदर्शन किया, और प्रदर्शन के माध्यम से विधानसभा के अंदर भी हमने इस मुद्दे को उठाया, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने गारंटी दी कि 5 लाख बेरोजगारों को नौकरी देंगे 5 साल में, और ये कहा कि कैबिनेट की पहली बैठक में 1 लाख बेरोजगारों के लिए नौकरी निकाल दी जाएंगी। अब कैबिनेट की कितनी बैठकें हुई, कितनी नौकरी निकली? अभी तक जो भर्ती की प्रक्रिया अगर कहीं पब्लिक सर्विस कमीशन में अगर हो रही है, वो वही नौकरी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान की निकाली हुई है, प्रोसेस शुरू की हुई थी। अब वर्तमान में स्थिति है कि इतना बड़ा मुद्दा, और इस मुद्दे को लेकर के ये एक ही रोना रो रहे हैं। पहले रोते रहे कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, फिर बाद में कहा कि भी भर्ती में पेपर लीक हुआ तो उनके खिलाफ कार्रवाई करो ना, किसने रोका है? और उसके बाद आप भर्ती की प्रक्रिया शुरू करो। कब तक इस गीत को गाते रहेंगे? बात तो ये है। तो आज ये परिस्थिति है कि कुछ करने की मंशा ही नहीं है इनकी, ना सोच है, ना करने का विजन है, ना करने की जो है वो क्षमता है। मैं कह सकता हूँ क्षमता पर भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। जी सर, ये जो आपदा, एक तरह से प्राकृतिक आपदा जो प्रदेश भर में आई, उसको लेकर के केंद्र की तरफ से विभिन्न फंड्स समय समय पर आए, और करंटली अगर हम बात करें तो 633 करोड़, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये अमाउंट यहाँ पर जो है वो केंद्र की तरफ से हिमाचल प्रदेश सरकार को दिया गया। इस पर विभिन्न मंत्रियों ने अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी, और मोटा मोटी यही निकल करके आया कि ये ऊँट के मुंह में जीरा देने वाली बात है। 633 करोड़ से क्या होगा? 12,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और साथ ही में अपने 4500 करोड़ की उन्होंने बात की है कि हमने अपने लेवल पर लोगों को राहत दी है, केंद्र ने कुछ भी नहीं किया। एक तो मैं यही कहूंगा कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश सरकार में होड़ इस बात की लगी हुई है कि इस आपदा में भी वो राजनीति करके इसका लाभ कैसे लिया जाए। लोगों की जिंदगियां चले गई, लोगों के घर चले गए, बाग बगीचे चले गए, पशु चले गए, गौशाला चले गई, और उसके बावजूद भी ये राजनीतिक लाभ लेने की बात कर रहे हैं। ये मैं समझता हूं कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जहां मदद की बात अब अपने आप जब करने की हालत में नहीं, केंद्र सरकार ने मदद लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में, केंद्र सरकार की एनडीआरएफ की टीमें, आर्मी के हेलीकॉप्टर, जो भी जरूरत थी वो करना भी था और किया, लेकिन उसके बावजूद इनको नहीं लगा कि भी केंद्र ने मदद की। शुरू में 2 इंस्टॉलमेंट में 362 करोड़ रुपए जारी किया गया, और नुकसान हुआ तो 190 करोड़ रुपए और जारी किया गया, फिर और नुकसान हुआ तो 200 करोड़ रुपए और जारी किया, एनडीआरएफ के तहत एडवांस जारी किया, और उसके बाद टीमें आकर के यहाँ पर असेसमेंट करने के बाद जो है वो अब 633 करोड़ रुपए और जारी किया। उसके बावजूद भी ये कहना कि कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। 11,500 मकान हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत दिए। 400 करोड़ रुपए सीआरएफ के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश को उसकी जिम्मेवारी केंद्र सरकार ने ली, लेकिन उसके बावजूद भी ये कहना कि कुछ नहीं मिला। और जहां पैकेज की आप बात कर रहे हैं, पैकेज में मुझे एक बात तो समझाइए कि प्रदेश सरकार का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन उसमें वही है 362 करोड़ रुपए, वो भी उसमें है, 190 करोड़ रुपए बाद में दिए, वो भी उसमें है,
उसके बाद 200 करोड़ रुपए और दिया एनडीआरएफ की, तो वो भी उसमें है। और उसके अलावा 633 करोड़ रुपए अभी दिया, वो भी उसमें है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो मकान दिए, 11,500 मकान दिए गए, वो भी उसका हिस्सा है। 1,000 करोड़ रुपए मनरेगा का, वो भी उसका हिस्सा बना दिया गया। मुझे बताइए कि आपका प्रदेश सरकार का आपका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है? जो लगभग 200 करोड़ के लगभग जो राशि जमा हुई है, उसके सिवाय वो भी प्रदेश की जनता ने दी है। आपका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या स्टेट गवर्नमेंट क्या कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है? हमें बताया तो सही इस बात को लेकर। वो बताने की स्थिति में नहीं, क्योंकि अपना कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं ले। और जो भी पैसा, जो पैकेज जो देने की बात कही है, केंद्र सरकार का पैसा है, और केंद्र सरकार ने पैसा दे करके लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की है। और दूसरी हकीकत ये है, ये कह रहे हैं कि हमने 7 लाख रुपए मकान वाले को दिया, कितने लोगों को मिला? और उसमें भी बहुत बंदरबांट हो रही है और बड़ा घोटाला निकलेगा, बहुत बड़ा घोटाला निकलेगा। ये आपको बता रहा हूं मैं, ये जो राहत का, जो इस प्रकार से कांग्रेस के नेता पटवारी को धमका करके कह रहे हैं कि इसकी रिपोर्ट बनाओ, पटवारी सस्पेंड हो गया वहां पर जाकर के कुल्लू में। कौन थे वो नेता जो, जिन लोगों ने उनको, पटवारी को कहा कि ये करना, नौकरी करनी है तो ये कर, रिपोर्टें बनाने के लिए? मुझे नहीं मालूम क्या सारी चीजों को लेकर के, लेकिन ये हकीकत है। कांग्रेस के पुराने आदमी है, कांग्रेस का पक्का आदमी है, ऐसे लोगों की सूचियां बना करके इस सूची में डाल करके उनके खाते में 3-3 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट चलेगी। और जिस आदमी का जायज घर चला गया है, वो इंतजार कर रहा है। जिसके घर में दरारें पड़ी है, उसको पैसा नहीं मिला। हम फील्ड में जाते हैं, मैं अपने ही विधानसभा क्षेत्र में गया था, तो वहां पर कई घरों में जहां नुकसान हुआ है, तो वहां जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि अभी एक पैसा नहीं मिला। तो जा किसको रहा है पैसा, किसको दे रहे हैं पैसा? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है। जी, क्या आपको लगता है सर कि केंद्र की तरफ से और मदद अभी प्रदेश की जाए? मैं वही बात कह रहा हूं, मैंने हाउस में भी इस बात को कहा है। केंद्र ने आकलन के बाद अभी 633 करोड़ 75 लाख रुपए जारी किया। और ये नहीं कहा केंद्र ने कि आपकी जो टोटल जो डैमेजेस हुए हैं उसके असेसमेंट के मुताबिक ये अंतिम है, ऐसा नहीं कहा। इनको पक्ष रखना चाहिए, जो पैसा मिला उसके लिए धन्यवाद करना चाहिए, और नुकसान ज्यादा हुआ है इसके लिए और मदद करिए, वो प्रस्ताव रखना चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार के सिर्फ केंद्र ने नहीं दिया, केंद्र ने नहीं किया, ये उचित नहीं है। आज तक की राशि के हिसाब से सबसे बड़ी राशि अभी इस पैकेज में, इस राहत इसके दौरान मिली है। और मैं देख रहा हूं कि जहां प्रभावित परिवार है उन तक पहुंचाने का काम प्रदेश सरकार का जिम्मा है, लेकिन सही मायने में उन तक नहीं पैसा पहुंच रहा है। ये कहां जा रहा है, ये बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो रहा है। और मैं ये बात और भी कह रहा हूं, तरपाल खरीदे गए हैं, बड़ा जांच का विषय है बरसात के मौसम में, और इमरजेंसी में खरीद गए। सारे के सारे ठेके कांग्रेस के नेताओं को दिए गए, करोड़ों रुपए के, और तरपाल एक हवा के झोंके में फट गए। मैंने अपनी आंखों से देखे, एक जगह नहीं अनेक जगह देखे। तो आखिरकार इससे बड़ा घोटाला अगर जांच सही मायने की तो करोड़ों रुपए का घोटाला तो तरपालों का ही निकलेगा, जो टेंट दिए हैं। यहाँ पर सीएम सुक्खू का ये कहना है, इस पर मैं आपके रिएक्शन जरूर चाहूंगा। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश के नेता है उनकी मोदी जी नहीं सुनते हैं, हमारी तब भी सुन लेते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वो उनका सुक्खू जी को थोड़ा आदत पड़ गई कुछ भी कहने की, और मुझे मालूम नहीं क्या सोच करके कहा। हम कह रहे हैं कि अगर हमारी नहीं सुनते हैं, आप बोल रहे हैं कि आपकी सुनते हैं, तो ठीक है, आप जाइए केंद्र में जाकर के लाइए जो भी लाना है प्रदेश के हित के लिए। हम स्वागत करेंगे, हम तो अभिनंदन करेंगे प्रदेश के लिए। अगर जो भी मदद मिलती है केंद्र से, हम तो उसका अभिनंदन करेंगे। लेकिन ऐसी बेतुकी बयानबाजी से परहेज करना चाहिए। अब वो मुख्यमंत्री हैं और जिम्मेवारी के साथ बात कहनी चाहिए। जी सर, घोटाले की आपने बात की, घोटाले से एक बात जुड़ी हुई ये यहाँ पर सामने आई है, जो स्टोन क्रशर्स उसको लेकर के सरकार का ये कहना है कि 100 करोड़ के आसपास का घोटाला पूर्व की सरकार में हुआ है,
और बेतहाशा बेतरतीब तरीके से स्टोन क्रशर्स चलाए गए और ये पूरा सिनेरियो चल रहा था। प्रदेश की जनता के साथ प्रदेश की जनता को ठगा जा रहा था। देखिए इस पर आप क्या कहेंगे? और अब उनका साथ में ये भी कहना था कि अब क्रशर्स लॉबी इतनी ज़्यादा हैवी यहाँ पर भाजपा पर हो गई है कि अब वो या तो वॉकआउट कर रहे हैं या इस तरह की चीज़। देखिए, एक बात उनको समझनी चाहिए, मुझे फिर वही बात कहनी लग रही है कि बेतुके बयानबाजी करना ये उचित नहीं। कुछ भी कह देना ये मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता जी। और ऐसे हालात में, ऐसी परिस्थिति में इस बात को उनको देखना चाहिए, इसका इम्पैक्ट क्या होगा। जगह हंसाई हो रही है उनकी। 100 करोड़ की अगर वो कह रहे हैं घोटाला, तो जांच क्यों करें? नहीं, क्यों नहीं कर रहे? जांच करें, एक बात। और दूसरी बात, मैं बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, प्रश्न तो पैदा तब हुआ जब कुछ ये जो ब्यास बेसिन पर जो लगे हुए क्रशर हैं, सतलुज बेसिन पर लगे हुए क्रशर हैं, उनको बंद करने के आदेश कर दिए गए। और कुछ दिनों के बाद जो है वो 112 क्रशर जो बंद करने का आदेश, उसमें से 90 क्रशर कहा कि भी ये तो सही थे। तो वे सही थे तो बंद क्यों किए गए? फिर कहा जा रहा है कि रेवेन्यू लॉस नहीं हुआ। जब बंद हुए तो रेवेन्यू का लॉस कैसे नहीं हुआ? अगर क्रशर एक दिन के लिए बंद हो तो लॉस ही है। और उसके बाद रेत बजरी 4 गुना ज्यादा महंगी हो गई, नुकसान किसको हुआ? हिमाचल प्रदेश पर त्रासदी में घर चले गए, सड़कें टूट गई, उनको रिस्टोर करने के लिए 4 गुना कीमत के साथ वो बजरी रेता खरीदना गरीब आदमी के बस का था नहीं। सड़कों की टायरिंग का काम बंद हो गया इस कारण से क्योंकि रेत बजरा अवेलेबल नहीं हो पा रहा था, क्रशर में वहां पर ताले लगा दिए गए थे। तो इसलिए सबसे पहले तो एक ही बात होती है कि जो क्रशर बंद किए थे उसके बाद फिर खोल दिए, वो कैसे खुले, बंद कैसे किए गए, वजह तो बताएं। और वो ये रहा है, एक एक क्रशर वाले को बुला बुला करके उनको जो कहा जा रहा है, और उसको मैं कहना उचित नहीं समझ रहा हूं कि तमाम सारी भ्रष्टाचार की सीमाएं जो है वो टूट गई। क्रशर वाले हमको भी मिले, उन्होंने कहा इस प्रकार के फरमान हो रहे हैं, इस प्रकार के आदेश हो रहे हैं, और ऐसे में हमारे लिए ये संभव नहीं है जी। और ये प्रश्न उनकी ही वर्किंग पर जो है बहुत बड़ा खड़ा होता है कि क्रशर वालों को अगर आपने बंद किया, क्या क्रशर ही एकमात्र कारण था हिमाचल प्रदेश में त्रासदी का? अब हमारे क्षेत्र में, मुझे बताओ, मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक भी क्रशर नहीं, लेकिन उसके बावजूद वहां पर लोगों की जिंदगी चले गई, लोगों के घर चले गए, बाग बगीचे चले गए। तो इसलिए कुछ सोच समझ कर, लॉबिंग की बात हो रही है कि तो लॉबिंग की बात कर रहे हैं, लॉबी का कोई मतलब नहीं बनता है। मुझे तो सिर्फ एक बात जरूर कहनी है, कुछ चहेते लोगों के क्रशर वस्तुर चलते रहे, नॉर्म्स के विरुद्ध भी थे लेकिन फिर भी चलते रहे। इस बात को लेकर के वही क्रशर वाले उठा रहे हैं, हमारा क्या कसूर है और हमें किस बात की सजा दी जा रही है? तो बहुत बड़ा प्रश्न सरकार की कार्यप्रणाली पर है और भ्रष्टाचार की आवाज नीचे तक चले गई और ऊपर तक चले गई। जी सर, अभी सीएम सुक्खू जो है वो दुबई से वापस लौटे हैं और उनका कहना है कि वो इन्वेस्टर मीट नहीं करवाते हैं, इन्वेस्टर्स को हिमाचल खींचने की जो है वो बात रखते हैं। और जो भाजपा ने करोड़ों रुपए खर्च करके इन्वेस्टर मीट करवाई थी, उसमें हिमाचल प्रदेश की जो प्राकृतिक संपदा है उसको बेचा गया और हक हुकूक जो है वो काइंड ऑफ जनता के वो प्राइवेट कंपनीज के हाथों में दे दिए गए और इस तरह से दे दिए गए कि अब हमें जो है वो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरना पड़ रहा है। तो उस पर आप क्या कहना चाहिए? एक तो मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं, हमने जो काम किया पारदर्शिता के साथ किया है। जी। यही धर्मशाला है जहां प्राइम मिनिस्टर इन्वेस्टर्स मीट में आए, यही धर्मशाला है जहां पर बड़ी संख्या में इन्वेस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया, यही धर्मशाला है जहां पर लगभग 96,000 करोड़ के जो है हमारे MOU साइन हुए। और उसके बाद आगे उसमें 1 महीने के बाद हमने 13,500 करोड़ रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग अमित शाह जी और नड्डा जी के हाथों शिमला में करवाई। और उसके पश्चात कोविड का दौर आया, बाधा पड़ी, मुश्किल हुआ। और दूसरी बात, जब प्राइम मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश पे आए तो हमने 28,000 करोड़ रुपए की और ग्राउंड ब्रेकिंग की, जिसमें PSUs भी थे साथ में, लेकिन उसके बावजूद भी हमने शुरुआत की। लेकिन
हम दुबई गए, हम भी गए, हमने तो कनक्लेव किया, पूरा फोटो उसका कनक्लेव का आपको मिल जाएगा, वो पूरा 1-to-1 मीटिंग जो की हमने वहां के जो इन्वेस्टर्स थे उनके साथ की, वो भी रिकॉर्डेड है सबका सब। लेकिन सुखू जी वहां पर गए, हमने ना कोई कनक्लेव देखी, ना कोई फोटो देखा, ना कोई इन्वेस्टर्स के साथ कोई मीटिंग देखी, ना इन्वेस्टर के साथ उनको मिलते देखा। ये बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ है कि मुख्यमंत्री गए लेकिन कुछ भी रिकॉर्ड पे नहीं है कि किन इन्वेस्टर्स से वो मिले, किन इन्वेस्टर्स से बात की, क्या बात की। और कुछ लोग बोलते हैं कि कई तरह की बातें कहते हैं कि अब मैं उस पर ज़्यादा कहना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन मैं यही कहूँगा कि उस इन्वेस्टर मीट में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा। क्या कभी आपके समय में ऐसा हुआ कि आप विदेश में गए हो और कुछ मेरी एक एक मूवमेंट रिकॉर्डेड है, ऑफिशियल रिकॉर्ड पे आप देखेंगे, एक एक मूवमेंट रिकॉर्डेड है, पूरा शेड्यूल्ड, प्रोग्राम भी शेड्यूल्ड होता था। इतने बजे से इतने बजे तक ये मिलेंगे, इतने बजे से इतने बजे तक ये मिलेंगे, इतने बजे से रिकॉर्डेड बाय नेम रिकॉर्डेड है। तो बहुत बड़ा प्रश्न पैदा होता है इस बात को लेकर कि ये कैसी इन्वेस्टर्स मीट हुई जहां कुछ भी रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है मुख्यमंत्री की विजिट के बावजूद। अल्टीमेटली मैं यही कहूंगा कि इन्वेस्टर्स मीट में अगर शुरुआत की है सही मायने में हिमाचल प्रदेश में प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट आए, उसके लिए हमने शुरुआत की है और हम उसमें सफल हुए हैं। आज अगर हमारे हिमाचल प्रदेश में अगर जो अटल जी ने जो पैकेज दिया था उसके बाद कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए कोई गुंजाइश बनी है तो बल्क ड्रग फार्मा पार्क जो 3 पूरे देश में मिले, एक हिमाचल में लाया। मेडिकल डिवाइस पार्क पूरे देश में 3 मिले, एक हिमाचल में लाया। आखिरकार जो हमने काम किया है, जिक्र नहीं करेंगे वो बात अलग है, जो काम किया है उसको भूला नहीं जा सकता है, जो फैक्ट्स के साथ है, जो तथ्य के साथ है। आज उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार, मतलब उस प्रकार उस प्रोजेक्ट को किस प्रकार से हल्के में लिया जा रहा है, बल्क ड्रग फार्मा पार्क करने की मंशा ही नहीं बन रही है इनकी। तो सर, मंत्रिमंडल का विस्तार सरकार ने 1 साल बाद किया है, 2 मंत्री बने हैं और 2 जो मेन यहाँ पर एक्सपेक्ट किए जा रहे थे, सुधीर शर्मा जी और राजेंद्र राणा जी, उनको दरकिनार किया गया है। और राजेंद्र राणा जी से पिछले कल ही बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि राजनीति में कुछ भी संभव है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और जब से 3 राज्यों में भाजपा चुनाव जीती है उसके बाद इरादे पूरे बुलंद है। ऐसे में इन 2 लोगों को मंत्रिमंडल नहीं मिला तो क्या आप संभावनाएं इसमें देखते हैं? और राजेंद्र राणा जी की तरफ से भी इंडिकेशंस यहाँ पर एक तरह से मिले हैं कि राजनीति में कुछ भी संभव हो सकता है, तो आप इसे किस तरह से देखते हैं? क्या लोकसभा के चुनावों के बाद हिमाचल प्रदेश की राजनीति में हमें कुछ इस तरह का, क्योंकि लोगों के बीच में भी ऐसा है कि शायद भाजपा भी लोकसभा के चुनावों से पहले कुछ छेड़ना नहीं चाहती है, शायद सारा फोकस उस पर है, उसके बाद कुछ ऐसा लगता है? देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार लंबे समय से हर रोज चर्चा का विषय बना हुआ था। ये बनेंगे, वो बनेंगे, ये नहीं बनेंगे, ऐसा सारी चीजों को लेकर के आखिरकार मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, 1 साल के बाद हुआ। और विस्तार के बाद कई तरह के प्रश्न खड़े हुए हैं और उसमें स्वाभाविक रूप से एक बात थी कि जो कांगड़ा बड़ा जिला है उसको प्रतिनिधित्व तो नहीं दिया गया था। हमारे टाइम 4 थे तो यहाँ 1 साल तक एक ही रहा, अब नई एडिशन की है और अभी 15 दिन हो गए लेकिन अभी तक मंत्री बना है, मंत्रालय नहीं मिला है, यानी कि डिपार्टमेंट अभी तक नहीं मिला दोनों मंत्रियों को जो बनाए गए। ये भी बहुत विचित्र सी परिस्थिति है और वो मालूम पड़ा कि कुछ मंत्रियों के विभाग वापिस लेना चाह रहे हैं, वो देना नहीं चाह रहे, और उसके बाद जो विभाग कुछ मंत्रियों को दिए जाने की बात चल रही है वो लेना नहीं चाह रहे। क्या ये बात के लिए सुखद है सर? तो देखिए, हमारे लिए तो सब चीजें सुखद ही है। जो जिस प्रकार के हालात बने हैं वहां पर हम उसमें ना दखल देते हैं, हमारी कोई रुचि भी नहीं है, वो उनका विषय है। देखिए, इतना जरूर मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक बात को पक्का कहना चाह रही है कि जो बार बार कहा जा रहा है कि भाजपा की वजह से भाजपा ये कर रही है, वो कर, हम कुछ नहीं कर रहे हैं भाई। जो कुछ भी कर रहे हैं तो आपके अंदर हो रहा होगा कुछ, मुझे मालूम नहीं, उसको हम रोकना भी नहीं चाहेंगे और रोकने की जरूरत भी नहीं है जो चल रहा होगा। लेकिन मंत्री दुखी है,
विधायक दुखी है, कांग्रेस पार्टी के लोग दुखी है, और यही जो एक नाराजगी का माहौल जो है वो जब बाहर आता तो कई तरह की चर्चाएं फिर निकलती है कि सरकार रहेगी नहीं रहेगी। इस पर हम नहीं प्रश्न खड़ा कर रहे, प्रश्न उनके ही लोग खड़ा कर रहे। सर, सीएम सुक्कू से साक्षात्कार जब हुआ तो उन्होंने कहा कि मैंने तो, हालांकि वो मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले हुआ था, 1 साल की जो पूरा वो था, तो उस पर उन्होंने कहा था कि मैंने तो 3 मंत्री पद खाली छोड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी में दम है तो मिशन लोटस करके दिखाए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि मैंने तो 3 पद खाली रखे हैं? ये मुझे उसमें कुछ नहीं कहना। मुझे देखिए, मिशन लोटस की हमने जब जिक्र ही नहीं किया, बात ही नहीं की, वो क्यों डरे हुए ऐसे? हम कह रहे हैं कि हम वजह नहीं है